नज़र दोबारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुनय अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एक नज़र दोबारा में। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से कराने जा रहा हूं जिनका जीवन समाज सेवा, व्यापार, कानून एवं राजनीति से जुड़ा हुआ है। और तो और ये बिलोंग भी कानपुर शहर से करते हैं, जहां पर 1857 की क्रांति की नींव ही युवा मंगल पांडे जी ने रखी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कर्मयोगी सेवक सोनू पांडे जी की, जिन्हें केटीवी और एबीसी न्यूज पर डिबेट के लिए भी बुलाया जा चुका है कई बार। तो दोस्तों चलिए इसी बीच स्वागत करते हैं हम कर्मयोगी सेवक सोनू पांडे जी का। धन्यवाद अनुनय जी। एक नज़र दोबारा की टीम को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे आज अपने कार्यक्रम में बुलाया है। तो सोनू जी, स्वागत है आपका हमारे शो में, और आप यहाँ पर आए इसके लिए हम आपके आभारी हैं, आप आभारी नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं कि समाज सेवा, व्यापार, कानून और राजनीति, इन चारों चीजों को आप किस तरह से मैनेज करके चलते हैं? देखिए, जीवन में समय प्रबंधन एक बहुत बड़ी कड़ी होती है, ठीक है। और जिस व्यक्ति का समय प्रबंधन उसके अनुसार चलेगा, वो निश्चित ही अपने जीवन में कुछ अलग और कुछ बड़ा करके दिखाएगा जी। मैं एमबीए मैंने किया हुआ है, और एमबीए में सबसे पहले मुझे एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करें। कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट, ये तीन कैटेगरी होती है जिसमें कि हमको ये चयन करना होता है कि हमें वर्तमान स्थिति में किस ऐसी चीज को पहले लेना है, किसको बाद में लेना है, किसको तीसरे पायदान पर लेना है। जैसे कि आप देखते हैं कि समाज सेवा मेरा मुख्य धर्म एवं कर्म है, और मुझे अगर कहीं पर किसी व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए बुलाता है, चाहे वो किसी प्रकार की उसकी नीड हो, उसकी जरूरत को समझते हुए मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। अगर मैं बात करूं व्यापार की, तो नॉर्मल सी बात है कि बिना धन के आप ना तो आप चल सकते हैं, ना आपका परिवार चल सकता है, ना आप समाज में कोई बहुत आर्थिक मदद के रूप में खड़े हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे अनुसार मुझे लगता है कि मैं पैसे को कमाने की जो प्रक्रिया होती है उसको कुछ देर के लिए टाल सकता हूं अगर मैं किसी की मदद के लिए कहीं खड़ा हूं। तो कहते हैं कि प्राथमिकताओं को आपको अपने अनुसार ही बदलाव करना पड़ेगा, अपने सेट करना पड़ेगा लाइफ में कि आपको पहले किस चीज को लेना है, किस चीज को बाद में लेना है, किस चीज को बाद में या कल परसों लेना है। कहते हैं कि आपका एक बहुत पुराना कि कल पे कोई चीज छोड़नी नहीं चाहिए। मेरी आदत है, मैं सुबह जब मॉर्निंग में अपने घर से निकलता हूँ तो एक डायरी मेंटेन करता हूँ, उसमें सारी चीजें लिखता हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है। फिर उसके बाद मैं उसमें 1 2 3 4 पॉइंट डालता हूँ कि मुझे कब किसके बाद कैसे काम करना है। अब आती है बात कानून की। तो जैसा कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, 10 साल से मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पे मैं कार्यरत भी रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज सेवा और राजनीति पैरेलल चलती हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें कानून का भी रोल आता है, क्योंकि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, किसको सही सलाह देनी है, उसके लिए आपको परिपक्वता होनी जरूरी है और कानून का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये मिश्रण है चारों चीजों का। जब हम घर से अपने निकलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ ये चारों चीजें साथ चलती हैं, लेकिन उन साथ चलने के आधार पर मुझे ये भी देखना होता है कि मुझे किस काम को पहले करना है। मैं उस काम को उसी के आधार पर अपना प्रोग्राम तय करता हूँ। तो सोनू जी, चार चीजों को एक साथ एक समय पर किस तरह से मैनेज करना है, आपने बड़ी ही आसानी से एक कठिन काम को बता दिया कि कैसे करते हैं आप। तो अब हम आपका राजनीति के प्रति दृष्टिकोण देखना चाहेंगे कि आप राजनीति को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, आपका क्या दृष्टिकोण है राजनीति के लिए? देखिए, ये राजनीति जो थी मेरे बचपन से मेरे मन में रही, मेरे विचारों में रही। खून में कहना गलत होगा, मेरे पापा का व्यापार था कपड़े का, मैं उसमें भी जा सकता था। लेकिन मैंने देखा कि आज के दौर में युवा बहुत भीड़ में राजनीति में आ रहा है जी। लेकिन अगर आप उससे बात करें कि आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, आपके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, आप क्या चाहते हैं राजनीति से, तो वो शून्य की भांति खड़ा हो जाता है। मैंने हमेशा जब कभी भी विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ
या मैं 15 अगस्त 26 जनवरी में मुझे झंडारोहण करने का अवसर प्राप्त होता है कई विद्यालयों में, तो मैं वहाँ पे एक बात बहुत प्रेम से बच्चों से पूछता हूँ कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा। कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं राजनीति में जाऊंगा, मैं नेता बनूंगा, क्योंकि राजनीति का जो दृष्टिकोण है वो लोगों की नजर में बड़ा गंदा है जी। लोग एक नेता को बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं जी। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि राजनीति में पढ़ा लिखा युवा की अति आवश्यकता है, और सकारात्मक विचारों के साथ अगर कोई भी युवा राजनीति करता है तो वो संसार में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है जी। और उसकी शुरुआत वो अपने घर से करे, मेरी सोच है। सर्वप्रथम आज के युवाओं को अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपने परिवार को मजबूत करना चाहिए, फिर अपने समाज को मजबूत करना चाहिए। और किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत स्वयं से होती है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि बात करता हूं तो लोग अधिकतर बोलते हैं मुझसे कि उसके अंदर वो कमी, उसके अंदर वो कमी, उसके अंदर वो कमी। तो मैं कहता हूं कमी तो मुझ में भी है, आप में भी है। तो आप कमियों के साथ चलना चाहते हैं कि आप सकारात्मक विचारों के साथ चलना चाहते हैं। हर आदमी के अंदर एक स्ट्रेंथ है। ईश्वर ने अनुनय अवस्थी के अंदर जो टैलेंट दिया है वो सोनू पांडे के अंदर नहीं दिया है, और जो सोनू पांडे के अंदर दिया है वो अनुनय अवस्थी के अंदर नहीं दिया है। एक अलग मुखौटा, एक अलग आकार साकार वो ईश्वर ने बना के दिया है। तो मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए। मुझे आपसे बात करके, आपके विचार जान करके, आपकी महत्वाकांक्षाएं जान के, आपकी भविष्य की योजनाएं जान करके ये जानना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं जी। राजनीति में लोग तो आ जाते हैं, लेकिन साल 2 साल में उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छोड़ के चले जाते हैं कि मेरे लायक नहीं है, मैं इसको समझ नहीं पाया, मैं इसको जान नहीं पाया, क्योंकि उपेक्षा बहुत मिलती है। और आज के समय में उपेक्षा से आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और हार करके मैदान छोड़ देता है। सबसे बड़ी बात मैं आज के कहूंगा कि पहली बात तो लोगों को उपेक्षित नहीं होना चाहिए। उपेक्षा एक भावना है केवल मन में कि हम उपेक्षित हो रहे हैं। जो मेरा ड्रीम है वो मेरा स्वयं का ड्रीम है, अनुनय अवस्थी का ड्रीम नहीं है। बिल्कुल मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना है, और मुझे अगर पूरा करना है तो मुझे समाज में अपने जैसे लोगों का वातावरण बनाना पड़ेगा, अपने जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपकी मम्मी, हमारी मम्मी जब दूध को फेंटती है तो क्रीम ऊपर आ जाती है। तो जो क्रीम आती है उस क्रीम का उपयोग होता है, पूरे दूध का तो नहीं होता है। या दूध से अगर हम वो निकालना है, खोया निकालना है, तो 1 किलो दूध से 250 ग्राम का खोया तैयार होता है। तो इतनी बड़ी चीज से इतना सा चीज प्रदान अगर मुझे प्राप्त हो रही है तो उसमें गुणवत्ता होती है। तो हमें गुणवत्ता वाले लोगों को समाज से निकाल के लाना है, उनकी प्रतिभा को जानना है और उनको आगे बढ़ाना है। जीवन में सपना जो होता है एक व्यक्तिगत होता है, एक सामाजिक होता है। व्यक्तिगत सपना ये हो सकता है कि आप राजनीति के स्तर पे बड़े स्तर पे जाना चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा हो सकती है। लेकिन राजनीति का एक दूसरा स्वरूप ये भी है, सेवा भाव। आज के समय में लोगों ने राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया कि आप 10 लाख लगाइए और आप 50 लाख 5 साल में कमाइए। ये भावना लोगों के मन में बच चुकी है, बिजनेस बना दिया। जबकि लोगों को ये नहीं मालूम है कि राजनीति का जो सबसे प्रथम कर्तव्य होता है वो सेवा भाव होता है। हम कैसे उस पीड़ित, उस शोषित व्यक्ति की मदद कर सकें जो इस पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा हुआ है। तो हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है, उसकी मदद करनी है और उसको आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमें स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा। हम जो समाज में देखना चाहते हैं वो पहले सारे गुण अपने अंदर समाहित करने पड़ेंगे, तब आप समाज को एक सही दिशा और दशा दे सकते हैं। तो सोनू जी, आपकी खुद से क्या उम्मीद है कि मतलब आप खुद से क्या समाज को देना चाहते हैं? अपने अंदर जो आपके अंदर है उससे आप समाज को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? कहते हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जिन पे मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि उसको और आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि बहुत छोटा से 1-2 एग्जांपल्स के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। मुझे बहुत सारे लोग भी मिले मेरे जैसी सोच के, सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज से कुछ चाहते भी नहीं है। कहते हैं कि समाज को पहले देना सीखना चाहिए, फिर हम लेने की बात करें। क्या प्रकृति ने हमको वायु फ्री में दी, हमसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। जल मिला, कुछ मांगा? नहीं मांगा।
हमको हरियाली मिली, पेड़ पौधे मिले, ये प्रकृति ने हमको दिया, क्या हमसे मांगा? नहीं मांगा। तो हमें प्रकृति के समान बनना है, देने की भावना रखनी है लोगों के बीच में। अरुणा जी, मैं आपको एक बहुत सकारात्मक एक कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने आश्रम में अपने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूँ। सबके अंदर बड़ी उत्सुकता जागी कि वो किसको बनाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा का उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा, लोगों ने पूछा परीक्षा क्या है गुरु जी? उन्होंने कहा कि आप समाज में जाएंगे, आप 500 लोग, 500 शिष्य थे उनके उस प्रांगण में, 500 शिष्य आप जाएंगे समाज में और कुछ ऐसा चुरा के लाएंगे जो कोई व्यक्ति देख ना रहा। तो सब ठीक है, कल से वो टास्क आपको पूरा करना था। सब लोग निकल गए अपने, अगले दिन सुबह सारे शिष्य जो है सब जगह भ्रमण करने लगे, कोई गांव देहात शहर में सब जगह के, और कुछ ना कुछ एक हफ्ते बाद चुरा के लाए। सब लोग कुछ ना कुछ चुरा के लाए। तो जब उनके प्रांगण में सारे शिष्य इकट्ठा हुए, सबसे उन्होंने बारी बारी से पूछना चालू किया कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। तो सबने अपने अपने तथ्यों को सामने रखा गुरु जी के सामने। तो गुरु जी ने एक बात उनसे पूछी कि किसी ने कहा कि मैं ये ग्लास चोरी कर रहा था और मैं अनुनय जी को धोखा देकर ग्लास चोरी करके ले आया, उनको मालूम भी नहीं चला। मैं वैभव जी की टेबल से वो पेन चुरा के ले आया और वो देख नहीं पाए। सबने अपने अपने तथ्य रखे, लेकिन एक कोने में साधारण सा शिष्य उनका कोने में खड़ा हुआ था और वो ये विचार कर रहा था कि मैं क्या बताऊं। उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ खड़ा हुआ था। तो गुरु जी की दृष्टि उस पर पड़ी और गुरु जी ने उससे पूछा, क्यों, तुम कुछ क्यों नहीं चुरा के लाए? तो उसने बड़े शांति और सरल मन से, स्वच्छ मन से अपनी बात को गुरु जी के सामने रखते हुए कहा कि गुरु जी, जब जब मैं कोई चीज चुराने चला, जब जब मैं समाज में गया और मैं जब जब कुछ चुराने चला, तो वास्तव में मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मेरी अंतर आत्मा मुझे देख रही थी कि मैं कुछ चुरा रहा हूं, इस कारण मैं कुछ चुरा नहीं पाया। तो आप सोचिए कि मैं यही सोच लोगों में डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कोई जीवन में गलत काम ना करूं जिससे कि समाज की हानि हो, मेरी हानि हो और मेरे परिवार की हानि हो। तो मैं सबकी नजर में गिर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी नजर में नहीं गिर सकता हूं, मेरी ऐसी सोच है। तो मैं राजनीति में आए हुए हर व्यक्ति से मैं कहता हूं कि सकारात्मक मन से, धैर्य से अपने आप को, अपने सपने को साकार करने के लिए काम करिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं सोनू जी की आपकी इस कहानी से जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो जरूर इंस्पायर होंगे। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आज से कुछ वर्षों तक आपका नाम सिर्फ सोनू पांडे था, लोग सोनू पांडे नाम से आपको जानते थे, लेकिन अभी कुछ वर्षों से आपका नाम पड़ गया है कर्मयोगी सेवक सोनू पांडे जी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये नामकरण किसने किया और ये कहाँ से आया, जहाँ से आपने भी अपने हर जगह पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाम अपना बदल करके कर्मयोगी सेवक सोनू पांडे जी किया? अनुना जी, कर्मयोगी सेवक सोनू पांडे लिखने के पीछे एक लंबी कहानी है, वो आपसे मैं कभी फिर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं समाज में कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं ध्वनि संगठन का कानपुर का महासचिव हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण का मैं विगत 10 वर्षों से महासचिव हूँ और मैं भगवान परशुराम महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। तीसरा, मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, तो मैं राजनीति में मैंने 2017 के चुनाव में मैं माननीय मंत्री सतीश महाना जी का मैंने मीडिया का प्रभार देखा था और 19 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी मैंने कई काम किए। मैंने आपको बताया कि मेरी पहचान आज जो भी है वो समाज से है। मैंने समाज में काम किया, समाज को दिया, कभी लेने का प्रयास नहीं किया। मैंने वो छोटी छोटी चीजों को किया जो एक उपेक्षित व्यक्ति को, एक शोषित व्यक्ति को, एक पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है। जैसे मैं छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल कोट करता हूँ, वो सब करते हैं, मैंने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन जो प्रदर्शन का तरीका था वो अलग था। मैंने लोगों को ढूंढा। मैं एक बस्ती में जाकर के लोगों को कुछ भी बांट सकता हूँ, चाहे वो कॉपी किताब का वितरण हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे कोरोना काल में भी जो लोगों ने मदद करी कर सकता था। लेकिन मैंने एक अपने दिमाग में हमेशा एक विचार बनाकर रखा है कि पात्र व्यक्ति को ही मैं लाभ पहुंचाऊंगा, कुपात्र को नहीं पहुंचाऊंगा।
मैं जब समाज में जाता हूं तो मैं उस समाज में वहां के लोगों से जब मैं बात करता हूं, उनकी जरूरतों को समझता हूं और मुझे लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को इस चीज की जरूरत है, तो मैं उसकी मदद करता हूं। आज 10 वर्षों से मैं सोशल की मैं बात करूं, समाज सेवा की बात करूं, तो समाज सेवा में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए जहां पर किसी का भी कोई भी फोकस नहीं हुआ। जैसे कि शिक्षा से संबंधित आज के समय में सरकारी योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन मिलती किसको है? बहुत कम लोगों को। हमारे क्षेत्र में, कानपुर शहर में, हमारे क्षेत्र में विकलांग जो थी, मैंने विकलांग लोगों की सूची बनाई आवास विकास के लोगों की। मैंने उन सबको ट्राई साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, जो आंखों से नहीं जिनको दिखता था उनको चश्मा या उनको स्टिक प्रदान करवाई सरकारी योजनाओं के तहत। एक बहुत महत्वपूर्ण मैंने काम किया इधर विगत 3-4 साल के अंदर अपने मैंने क्षेत्र में कुछ ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित किया और जो रिटायर्ड थे, उनका मैंने उपयोग करना चालू किया। उनको मैंने एक प्लेटफॉर्म पे बैठाया, 40-50 लोगों का ग्रुप है जो कि उन लोगों की मदद करते हैं जो जिनके लिए कोई नहीं खड़ा होता है। जैसे कि मैं किसी सरकारी दफ्तर गया और मैं वहां पे मैंने अपनी बात को रखा कि भाई अनुनय जी का एक काम है और आपको ये करना है। तो अधिकारी महोदय ने हमको 3 बार दौड़ाया। मैंने ये प्लान का हिस्सा था, योजना का हिस्सा था कि मैं 3 बार दौड़ूंगा, लेकिन मैंने चौथी बार ये भी योजना बना रखी थी कि मैं चौथी बार जब आऊंगा और अधिकारी महोदय ने अगर मेरा काम ना किया तो मैं यहीं पे 4 वो वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ अनशन पे भी बैठ जाऊंगा। ऐसे मैंने कई लोगों की मदद करी, कई लोगों की मैंने मदद करी। अब देखा जाए तो जैसे कि हाउस टैक्स, नगर निगम और भी कैसे कई विभाग हैं जहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है जी। मैं बात करूं, दूसरा मैंने एक तरीका बदला कि मैं जो भी नए संबंधित थाना होते हैं हम लोग के क्षेत्र में, उसमें कोई अगर नया अधिकारी आता है तो मैं उससे मिलने जाता हूं। मेरी आदत है, मैं उस अधिकारी से इसलिए व्यवहार बनाता हूं कि मैं आपकी मदद से समाज में उपेक्षित लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं, इस विचार को रखता हूं। तो मैं उस दौरान उनको एक गीता भेंट करता हूं। मेरी सोच में कहते हैं गीता हमारी पवित्र ग्रंथ है जी, और कानून में भी जब भी आपको ओथ दिलाई जाएगी तो बोला जाता है गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूं। तो गीता का बड़ा महत्व है। तो मैं जब गीता किसी को भेंट करता हूं और उसकी महत्व के बारे में बताता हूं और उनसे वचन लेता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ने के बाद समाज के किसी भी उपेक्षित व्यक्ति का अहित नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है जब अधिकारी किसी सही या गलत आदमी का निर्णय लेने के पूर्व पैसा मस्तिष्क में रखेगा तो कभी किसी की मदद नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। जब हमें किसी से लालच नहीं होगा तो वो अधिकारी जरूर निष्पक्ष जांच करेगा। मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे आदमी की मदद कर दीजिए, मैंने कभी नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं न्यायोचित कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन मैंने देखा है अमूमन सरकारी विभागों में मैंने देखा है कि उनके पास एक जादू की पुड़िया होती है कि पहले तो अनुनय जी का काम उनको गलत लग रहा होता है, लेकिन धीरे से मैं एक पैकेट में 20,000 का एक लिफाफा दे देता हूं तो अनुनय जी के सारे अनर्गल काम उचित हो जाते हैं, सही बन जाते हैं। तो ये जादू मैं सीखने का प्रयास करता हूं उनसे कि भाई ये जादू मुझे भी सिखा दीजिए, तो मुझे बताते नहीं है। ठीक है, तो मैं अधिकतर उनको ये ओथ दिलाता हूं, ये गीता भेंट करके कि कृपया करके कम से कम समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, मौलिक नैतिक जिम्मेदारी है, जो एक टैक्स पेयर है, हम लोग टैक्स पे करते हैं तो आपकी तनख्वाह आती है, तो उसके प्रति ईमानदार रहे आप लोग। ये एक प्रयास है और ये मैं प्रयास करता जा रहा हूं, मैं करता रहूंगा, अंतिम क्षणों तक करता रहूंगा। मुझे किसी से कोई अपेक्षा इस चीज की नहीं है कि कोई मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं नेकी कर दरिया में डाल की स्थिति पे बैठा हुआ हूं और यही सोच के साथ आगे बढ़ता हूं कि मैं नेकी कर दरिया में डाल रहा हूं। मेरे साथ मैंने देखा है कि जब जब मुझे जरूरत पड़ी है तो मेरे साथ वो व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ है जिसकी मैंने मदद की थी, मेरे साथ वो खड़ा हुआ है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, कोई संपर्क नहीं था। तो कहते हैं ना कि आप लोगों की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं चल के आते हैं आपकी मदद करने के लिए। मैं इस अवधारणा के आधार पर अपने जीवन में करता हूं। तो मेरा सोचना है कि मैं कुछ सकारात्मक बीज अगर बो पाऊं अपने युवाओं के बीच में तो ये मेरा जीवन सार्थक होगा, क्योंकि जीवन में आज तक की जो मेरी लाइफ बीती है उसमें मैंने हर तरीके का अनुभव प्राप्त किया है। मेरा अनुभव जो रहा है वो अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, तो मैं बुरे की तरफ कभी देखता ही नहीं जी। मैं सकारात्मक सोच का आदमी हूँ। मैंने हमेशा से लोगों को ये बताया कि आप सकारात्मक रहिए, अनुनय जी की अच्छाइयों के साथ चलिए और कमियां तो सब में है।
तो जैसा कि सोनू जी आपने बताया कि आपके जीवन में राजनीति का एक अहम रोल है, आप राजनीति की तरफ आपका झुकाव है और भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े भी हैं। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा हैं दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मैंने जीवनी पढ़ी, मैंने उनको जाना समझा। जो उनका उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी बनाने का, वो आज उसी उद्देश्य पे देश हित में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सबसे बड़े पुरोधा रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदियों का भी दिल जीता संसद के अंदर। तो वो एक ऐसे सकारात्मक विचारों की पार्टी है जो समाज हित में काम करती है, राष्ट्र हित में काम करती है और लोगों को सही मार्गदर्शन देती है। कहते हैं कि आज जो मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, क्या उन मुद्दों पे अन्य पार्टियां काम करती हैं? मैं बताना चाहता हूं, हम लोग देश में रहते हैं, अखंड भारत में रहते हैं। जब हम लोग अखंड भारत की बात परिकल्पना करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध तक अपना देश जाता है, इधर बांग्लादेश, और अगर मैं बात करूं तो सब अपने पास समाहित है, कश्मीर भी अपना एक अभिन्न भाग है। लेकिन क्या विगत 60 वर्षों की राजनीति में अन्य पार्टियों ने कभी इस दिशा में काम किया कि हमारा जो परिक्षेत्र है इस देश का, वो दूसरे देशों द्वारा कब्जा कर लिया गया? क्या उसको भी छुड़ाने की बात की गई? कश्मीर हमारे देश का मस्तक है जी, क्या उस पर कभी विचार किया गया? हम आम आदमी हैं, हम कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं जी, क्या इस पे लोगों ने विचार किया? तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दे थे जिन पे केवल भारतीय जनता पार्टी ही चिंतन करती आई। आपको मालूम होना चाहिए 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था जी, बहुत बड़ा। ठीक, हमारे यहाँ तो, हमारे हिंदू धर्म में तो आसानी से नहीं छुट्टा नहीं हो सकते, हम अपनी पत्नी को या किसी पत्नी को कोई आदमी नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी कि आपने 3 बार तलाक बोल दिया और अपनी पत्नी को उसने छोड़ दिया जी। जिस कुरीति केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही घटाया। मैं धारा 370 की बात करूं तो धारा 370 में हमारे आर्मी के लोग, हमारे जवान मारे जाते थे, उपेक्षित होते थे, फिर भी देश की रक्षा करते थे। आपको मालूम है कश्मीर में बाढ़ आई थी एक बार, जो आर्मी का जवान ईटा पत्थर गोली खाता था, वही आर्मी का जवान वहां के लोगों की मदद के लिए तत्पर रहा जी। 370 हटने के बाद हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो वहां पे, और राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता पूर्वक फहराया गया और गाया भी गया। इसके पूर्व ये सब प्रतिबंधित था जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर, जो देश हित में जो लोग काम नहीं करते हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती थी। ऐसा वो क्या काम करते थे जो उनको सिक्योरिटी दी जाती थी? वो तो देश का अहित करते थे, भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते थे। हम जिस देश जात में पैदा हुए हैं उसको तोड़ने की जो बात करते थे, उनकी सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता था वो सारी सिक्योरिटी हटा ली गई जी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था मेरे हिसाब से। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए कि जो देश हित में बात नहीं करेगा, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उनको जेल में डाल दिया जाए। तो ऐसे बड़े बड़े कारनामे या बहुत बड़े बड़े कृत्य मैं कहूं, और भी शुभ कृत्य कहूं तो उसमें बड़ी विडंबना नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज के दौर में इतने बड़े कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाली पार्टी ही कर सकती थी और उसने किए। आज देश में, भारत देश में हजारों मंदिर मुगल शासक में तोड़े गए जी, और मस्जिदों का निर्माण किया गया। मैं किसी धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं सत्यता पे बात कर रहा हूं जी। वर्षों से देश में, भारत देश में, हिंदूवादी देश में राम जी को ही अपने ही वास के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी जी। सुप्रीम कोर्ट के, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उसका निर्णय लिया तो आज निर्णय किसकी सरकार में आया? भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक विचारधारा के माहौल में आया। जब माहौल तैयार हुआ तब भी आपका ये निर्णय आया। तो बताइए, आप देश में, जिस देश में रहते हैं उस देश में आपको स्वतंत्रता नहीं है अपने ईश्वर की आराधना करने की, तो एक कैसा शासक था अभी तक? जी बिल्कुल। मुझे तो गर्व है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और गृह मंत्री अमित शाह जी पर, जिन्होंने देश में ऐसे कुरीतियों को दूर किया है जिससे समाज का उत्थान
उत्थान हुआ है, व्यक्तिगत लोगों का उत्थान हुआ है। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे आज सब जेल के अंदर हैं। बिल्कुल। योगी जी की सरकार में आप देख रहे होंगे सबके बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, जिन्होंने गलत तरीके से संचय किया था धन। तो आज एक सकारात्मक माहौल तैयार हो रहा है। एक आम आदमी जो अपने घर बाहर से कुल मतलब रखता है वो सुकून में है। उसको कोई तनाव नहीं है, उसे गुंडों और बदमाशों का भय नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है हमारा शासक कौन है, मोदी जी और योगी जी हैं। आज हम स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। ये कोई मुझे बता दे कि कोई एक आदमी का मुकदमा नहीं लिखा गया आज तक। मैं जब से समाज सेवा में काम कर रहा हूं, किसी भी अपराधी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए मैं सबसे आगे खड़ा होता हूं जाकर के कि गलत आदमी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो आप न्यायोचित कार्रवाई कीजिए। अगर गलत आदमी तो उसको दंड मिलना चाहिए, ये मेरी सोच है। तो सोनू जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को देश हित के लिए ज्वाइन किया और आपका एक समाज सेवा का एक मोटो रहा है हमेशा से कि आपको समाज सेवा करनी है, लेकिन उन सब के पीछे आता है एक आम इंसान। आप भी एक आम इंसान ही हैं। तो जो भी एक आम इंसान होता है तो उसके भी जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ होता है ऐसा। तो जब आपके साथ में ऐसी समस्याएं आती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो आप किन चीज़ों को देखते हैं, किन चीज़ों को पढ़ते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं अपने आप को, ताकि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन समस्याओं का सामना कर सकें? जैसे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे इसमें बुराई नहीं कि मैं एक आम आदमी ही हूँ। एक आम आदमी बहुत पावरफुल होता है जी, ठीक है। और मेरे जीवन में भी बचपन से लेकर अभी तक नए नए अनुभव प्राप्त हुए जी। मैं समस्याएं नहीं बोलता हूँ कभी भी जीवन में, क्योंकि आपके कहते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, आप जो बोलते हैं आपको वही मिलता है जी। तो शब्दों का बहुत खेल है जीवन में। तो मैं समस्या नहीं बोलता हूँ, मैं जीवन में चुनौतियां बोलता हूँ जी। मुझे चुनौतियां बहुत मिली और मैं परेशान भी हुआ, लेकिन हारा नहीं, सॉल्यूशन पे काम किया। कैसे मैं इस मझधार से कैसे बाहर निकलूंगा, इस पे काम किया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। मेरे जीवन में एक मैं कहता हूँ कि यू टर्न आया, और मेरे सबसे बड़े आदर्श जो हैं पंडित स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनको मैंने पढ़ा और जाना और समझा जी। बहुत छोटी सी आयु में वो नहीं रहे। वो कहते थे कि मुझे 100 युवा साथी दे दो जी, मैं विश्व बदल दूंगा। ये उनका कथन था। मैं उनको पढ़ता हूं, और मैं जब बार बार पढ़ता हूं उस किताबों को, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत फेमस किताब है रोंडा बर्न की सीक्रेट। रोंडा बर्न की जो किताब है उसमें 2 चीजों पे काम किया गया है, और वो काम करते हैं केवल आपके मस्तिष्क पे। आप क्या सोचते हैं, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे बात की गई है। आप क्या फील करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, ये बताया गया उसमें। और मुझे लगता है कि ये 2-4 किताबें अगर आदमी केवल पढ़ना चालू कर दे, और जब भी वो चुनौती का सामना करे और वो किताब को पढ़ ले, तो उसको हल जरूर मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी मूवी है जिसको मैंने हाईएस्ट बार देखा है, मोर देन 50 टाइम्स आई हैव सीन 3 इडियट्स। 3 इडियट एक ऐसी मूवी है जो मैं जब मैं देखता हूं मैं आनंद को प्राप्त करता हूं। अच्छी मूवी, मुझे हंसी आती है, मैं हंसता हूं, मैं कुछ सीखता हूं, और हमेशा ये सोचता हूं कि जब ऐसी चुनौतियां लाइफ में आती हैं तो लोग हार क्यों जाते हैं। वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इस हार के आगे तो जीत है जी। बिल्कुल। हारता कौन है, जो काम करता है जी। और डरपोक कौन होता है, जो घर बैठ करके केवल मंथन करता है कि मैं कुछ करूंगा और कमियां निकालता है लोगों में, तो डरपोक लोग होते हैं। हारने वाले की मैं हमेशा से प्रशंसा करता आया हूं। हारने वाले मेरी नजर में हीरो है। हीरो क्यों है, क्योंकि उसने प्रयास किया। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। आप काम करेंगे, आप सीखेंगे, आप हारेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। तो यू कैन डू इट एक किताब है, और एक रोंडा बर्न की किताब है, और 3 इडियट है, और भी विवेकानंद स्वामी जी की बहुत सारी किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूं। मेरे जीवन का सार और मेरी चुनौतियों का हल मेरी किताबों में मुझे प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया कि आपने, चलिए, किस तरह से आप अपनी परेशानियों से लड़ते हैं। परेशानियां नहीं कहते, आपने चुनौतियां कहते हैं।
तो ये सब मतलब आपके जीवन के बारे में जान पाके काफी अच्छा लगा हमें भी, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि अपने व्यूअर्स को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? एक नजर दोबारा के सारे व्यूअर्स को मैं एक बहुत सकारात्मक संदेश देना चाहता हूं कि आप दुनिया बदलने जाएंगे तो नहीं बदल पाएंगे। आप अपने को बदलिए, आप अपने ऊपर काम करिए। जिस दिन आपने अपने ऊपर काम करना चालू कर दिया, आप दुनिया के बेस्ट लोगों में काउंट किए जाएंगे। मेरी ये सोच है कि आज के युवा जो भ्रमित हो रही है, जो नशे की तरफ अग्रसर है, जो अन्य कुरीतियों को अपनाने में अपने आप को गर्व की महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश मैं देने जा रहा हूं कि अच्छा बनने में बहुत त्याग करना पड़ता है, और ये कीमती और बहुमूल्य गहना बहुत ही कम लोग पहन पाते हैं मेरे दोस्तों। तो इस मजबूत गहने को धारण कीजिए और अपने माँ बाप का और अपने ईश्वर का धन्यवाद प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, तो सोनू पांडे जी के जीवन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, और उम्मीद ये भी करेंगे हम कि आप उसे अपने जीवन में अप्लाई करें और लोगों की सेवा करें। धन्यवाद।